शुरुआत बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं एक बार प्रस्तुत हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैंने जो विषय लिया है वह विषय है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसके पहले आपने देखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो लिखित एक विषय था श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उसकी व्याख्यान कर चुके हैं या उसमें क्या दर्शाने की कोशिश किया है अम्बेडकर साहब ने, उसकी चर्चा कर ली है। अब उसी से संबंधित जो दूसरा भाग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से मतलब ऐसे प्रश्नों का संकलन किया जाता है और ऐसे अनुच्छेद लिए जाते हैं जिसमें कुछ आपके अनुभव और जो लेखक लिखता है उसके अनुभव को का समन्वय बना के प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है जो दिया गया है। आप स्वयं में विचार करते हैं इनके तथ्यों को सुनकर जानकर, और लेखक जो लिखता है उनके तथ्यों को समझकर आप अपनी समन्वयता बैठाते हैं ताकि देश और समय में अपने देश का विकास कर सके। तो आज का जो विषय है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, उसी में से एक है। चलते हैं आगे, इसको पढ़ते और जानते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जाति प्रथा की बात करते हैं और श्रम विभाजन की बात करते हैं। जाति प्रथा, जो श्रम का विभाजन है वह जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, यह इनकी वकालत करते हैं और कहते हैं कि यदि श्रम का विभाजन जाति के आधार पर होगा तो ना तो उसमें मतलब ना तो लोगों को रोजगार मिल पाएगा, लोग मतलब देश आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाएगा, लोगों में भुखमरी की समस्या आ जाएगी। इन तमाम समस्याओं को भी बताया है देश के आधार पर, समय के आधार पर और लोगों के जनसमूह के आधार पर। तो जाति प्रथा एक बहुत बड़ा गुनाह भी तो है और सबसे बड़ी समस्या अपने देश में परंपरागत प्राचीन काल से यह रही है और उसी का विरोध करते थे और उसी की समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश कर रहे थे। देखते हैं, इस पाठ को देखते हैं हम लोग। देखिए, लिखते क्या हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज होना कैसे चाहिए, या ये किस समाज की कल्पना करते हैं अपने भारत देश में, और वह समाज कैसा हो, वह कैसा आदर्श समाज हो, यह भी हमको जानना जरूरी है। क्योंकि जो जाति प्रथा का विरोधी हो तो वो क्या सोचता है कि उसका समाज कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का आदर्श समाज होना चाहिए, उसकी सोच भी देख ली जाए तो वही संकलित है। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों कि नीरस गाथा को सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। आप में से कुछ लोग जो मतलब जाति प्रथा के समर्थक हैं या जाति प्रथा के भाई समर्थन में रहते हैं या उनका विरोध करते हैं, ऐसे लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जाति प्रथा के परिणाम जो हो देखा है आपने, जितने मतलब जाति प्रथा के आधार पर कष्टपूर्ण परिणाम है, उनकी गाथा को सुनते सुनते, उनकी कहानी को सुनते सुनते शायद ऊब गए होंगे। तो यह अस्वाभाविक भी नहीं है, मतलब यह वही स्वाभाविक रूप है कि जो लोग एक ही बात को सुनते हैं और जिनको पसंद नहीं वो उनको गाथा कैसे नीरस लगने लगती है, मतलब आनंदपूर्ण नहीं होती है। ऐसे लोगों की भी बात कही गई है। तो कहते कोई बात नहीं, आपने जो जाति प्रथा के बारे में मेरे द्वारा सुना है या उससे जो दुष्परिणाम होते हैं, ऐसी कहानियों को सुनकर कुछ लोग जरूर ऊब गए होंगे, क्योंकि उसमें आनंद नहीं है, रस नहीं है, उनके अनुरूप जो बातें होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए वो नीरस हो गए, मतलब ऊब गए होंगे। ऐसा अस्वाभाविक भी है, मतलब ऐसा भाई सही बात है, ऐसा होता है, कुछ लोग ऊब जाते हैं। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। कहते हैं आखिर ये समस्या क्या है और कैसे यह समस्या का निपटारा किया जाए, इसका एक रचनात्मक जो मैंने बनाया है उसका पहलू मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ऐसा क्यों कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। कहते हैं कि भाई, वो लोगों से कहते हैं कि ठीक है, मेरे द्वारा जो जाति प्रथा की आलोचना आप लोगों ने सुना है, और ये सुनकर आप ये ज़रूर आपके मन में एक विचार आता होगा कि जो जाति प्रथा का इतना विरोधी है, जाति प्रथा के विरुद्ध इतना बोल रहे हैं, तो इनकी समझ से,
इनके दृष्टिकोण से आदर्श समाज क्या होना चाहिए, ये प्रश्न आपके मन में उठा होगा। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा हाँ, होगा कि मेरा आदर्श समाज जिस स्वतंत्रता, क्षमता, भ्रातृता पर आधारित होगा। कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा प्रश्न हमसे पूछेंगे कि भाई आपका आदर्श समाज कैसा होगा, या आप का दृष्टिकोण इस समाज के लिए, इस भारत देश के लिए कैसा है, क्या सोचते हैं। तो मेरा ये 3 पॉइंट है, मेरे 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर मेरा आदर्श समाज हो सकता है। पहला समता हो, दूसरा स्वतंत्रता हो, और तीसरा भ्रातृत्व हो, मतलब भाईचारा पर आधारित होगा जो मेरा समाज होगा। अब देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, जैसे सब आप सभी लोग जानते हैं। तो संविधान में एक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अब मूल अधिकार में 3 बातों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पहले समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और भाईचारा। समता का अधिकार जो उन्होंने दिया है, आर्टिकल जो है 14, 15, 16, 17, 18 तक दिया है, और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने 19, 20, 21 तक कहा है। तो इसमें उसी बातों का वर्णन है जो संविधान में लिखा गया। उन्हीं संविधान के मुख्य मूल अधिकार के जो निचोड़ था, उसी निचोड़ के आधार पर इन्होंने अपने आदर्श समाज की कल्पना की है। तो देख लेते हैं आदर्श समाज उनका कैसा होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्या यह ठीक नहीं है, वो प्रश्न कहते हैं, क्या यह ठीक नहीं है, क्या हमारे समाज में क्या सभी समाज में सभी स्वतंत्र हों, ऐसा ठीक नहीं है। क्या समता का भाव नहीं, मतलब सभी में समानता का भाव हो, और क्या भाईचारा का भाव नहीं हो, क्या यह ठीक नहीं है। भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। कहते हैं अगर कोई भाईचारा है, आपस में सब लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की सहायता करें, और अपने देश के विकास में सभी लोग तन्मयता से तत्पर रहें, क्या किसी को ऐसी समाज के लिए आपत्ति हो सकती है। जो मैंने सोचा है, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता तो होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। कहें भाई, कोई भी आदर्श समाज वही आदर्श होता है, या उसमें इतनी गतिशीलता, इतनी बात तो होनी चाहिए कि अगर कोई परिवर्तन समाज के एक छोर में होता है, कहने का मतलब समाज का कोई एक वर्ग अगर परिवर्तन समाज में हो रहा है, कोई विकास हो रहा है, अगर उसका विकास होता है, तो वही विकास समाज के अंत छोर तक होना चाहिए। मतलब हर वर्ग, हर समाज के हर लोगों में वह परिवर्तन होना चाहिए, मतलब हर लोगों में वह विकास आना चाहिए, उनमें उनका जीवन उच्च होना चाहिए। क्या मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ तो ये सही नहीं है, ऐसा वो प्रश्न हम लोगों से पूछते हैं। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए। कहते हैं अगर भाई समाज का बहुविधि मतलब बहुत तरीके से अलग अलग विधियों से अगर उसका हित हो रहा है या उसका विकास हो रहा है, तो सबको भाग लेना चाहिए, सबकी भागीदारी चाहिए। कोई एक वर्ग आगे बढ़ के भागीदारी जताए, ये ठीक नहीं है। हर वर्ग का हर व्यक्ति अगर उसमें भागीदार हो रहा है तो सबका लाभ होगा, सबका विकास होगा, और सबको उनकी रक्षा के प्रति, और ये ऐसे चीज़ों के लिए जो सबके विकास के लिए तत्पर हो, सब में परिवर्तन आए, सब लोगों में परिवर्तन आएगा तो सब अपने देश और समाज में संपूर्ण विकास योगदान दे सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे नियम के लिए सबको रक्षा करना चाहिए, और उसकी रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। हमारा जो समाज हो वह लोगों के बीच संपर्क अच्छा स्थापित हो, और संपर्क के साथ साथ साधन और अवसर, मतलब साधन भी हो और अवसर मतलब नौकरी, जॉब, व्यापार, सब ऐसे उपलब्ध होने चाहिए जिससे सब अपने अपनी रुचि के अनुसार, अपने संपर्क के माध्यम से, साधन के अनुसार और अवसर के माध्यम से सबको समान अवसर मिले। ऐसा नहीं कि किसी विशेष वर्ग को अवसर दिया जा रहा है और विशेष वर्ग को और दूसरे वर्ग को वंचित कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। सबको समान अवसर मिले ताकि वो अपने जीवन स्तर में परिवर्तन ला सकें, और अपने जीवन स्तर में जब परिवर्तन लाएंगे तो देश और समाज के जीवन स्तर में या उनके स्तर में ज़रूर परिवर्तन आएगा। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो क्या गलत है। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा भी यही वास्तविक रूप है। कहते हैं जिस प्रकार दूध में पानी मिला दिया जाता है, वह पानी भी दूध में मिलकर
दूध का रंग ले लेता है, उसी प्रकार जितने भी वर्ग के अलग अलग लोग हैं, अगर वो आपस में उनके विचार मिल जाए, उनकी सोच मिल जाए, तो वह वास्तविक समाज का संपूर्ण विकास माना जा सकता है। और वही वास्तविक स्वरूप इस समय समाज का होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। कहते हैं कि यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। लोग क्या करते हैं, अपने अनुसार अपने एक मुख्य अधिकारी को चयनित करते हैं या मुख्य व्यक्ति को चयनित करते हैं और उसी मुख्य व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर शासन करवाते हैं। तो ऐसी बात है, मुख्य व्यक्ति का मतलब है कि हम लोगों में से कोई एक विशेष व्यक्ति जो देश का संचालन अच्छे से कर सकता है, चुना जाता है और चुनकर अपने ही ऊपर शासन करवाया जाता है। और ऐसी स्वेच्छा, ये स्वेच्छा है तभी तो चुनते हैं, और सबकी स्वेच्छा से चुना जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र बताया। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति है और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। कहने मतलब सामूहिक दिनचर्या, समूह में रहना, खाना पीना, रीति रिवाज, समाज की सभी चीज़ें एक दूसरे से आदान प्रदान होती हैं और आदान प्रदान करने के उपरांत एक समन्वय बैठता है। उस समन्वयता से जो देश संचालित होता है वह देश लोकतंत्रात्मक कहलाता है और यही उस देश का लोकतंत्र है। इनमें यह आवश्यक है कि वह अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखें। कहने मतलब समाज के हर लोग अपने दोस्तों, अपने भाईचारा, अपने लोगों के प्रति समान श्रद्धा रखे, समान सम्मान करे, लोगों का आदर व्यवहार करे। और इस आदर व्यवहार से सिर्फ उनका ही फायदा नहीं होता बल्कि उनके समाज के, आज के जो आधुनिक समाज है उसका विकास होता है। और जिस देश में रहते हैं उस देश का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर ढंग से विकास होता है। ऐसे आदर्श समाज की अगर मैं कल्पना करता हूँ, ऐसे समानता का भाव अपने अंदर रखता हूँ तो क्या गलत है। तो ये है मेरे आदर्श समाज की कल्पना जो मैं इस देश के लिए करता हूँ। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगले भाग में हम इसी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तदुपरांत हम स्वतंत्रता को देखेंगे, फिर भाईचारा को देखेंगे और फिर इसका मूल भाव बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।